नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गुप्ता आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पढ़वैयापुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए चलाई जा रही बेहद ही महत्वपूर्ण सीरीज जो कि उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके का है, उसके तहत आपकी 2 लेक्चर हो चुकी है, जिसमें मैं आशा करता हूं कि आप दोनों लेक्चर को देखे होंगे। और दोनों लेक्चर को देखने के बाद मैं इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि वो वीडियो देखते ही आपको 80 टू 90% चीज़ें क्लास में ही याद हो गई होंगी। तो दोस्तों, आप सभी से इतना कहना है ज़रूर कि आप सभी उसको राइट डाउन करते चलें और रिवाइज़ टाइम टू टाइम करते रहें, क्योंकि जब तक रिवाइज़ नहीं करेंगे वो चीज़ें फिर भूलने लगेंगी। तो उसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहिए और जो भी क्लासेस में आपको बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाते रहिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हुए आप सबको तो जो भी बातें थी पिछली 2 वीडियो में बताया जा चुका है। आज हम क्या नई टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वनों के बारे में। वन के बारे में उत्तर प्रदेश में कितने क्या वन्य जीव विहार है, उत्तर प्रदेश के प्राणी उद्यान जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राणी उद्यान को प्राणी उद्यान हो गया, और पक्षी विहार। प्राणी उद्यान को हम जू बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना चिड़ियाघर तो वो प्राणी उद्यान होता है। तो हम पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश की, क्योंकि इसके साथ भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों 1 मिनट का समय दीजिए, बस 1 मिनट। ओके, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं वनों के बारे में। दोस्तों, हम वन के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अपने प्रदेश का जो है प्रथम वन नीति कब आई थी। तो सबसे पहले आप इस चीज को लिख लीजिए कि प्रदेश की सबसे पहली वन नीति जो आई थी वो 1952 में आई थी। कब आई थी? 1952 में। पहली वन नीति कब आई थी? वन नीति 1952 में, ठीक है। और दूसरी वन नीति आई थी, पहली वन नीति आई थी दोस्तों 1952 में, दूसरी आई थी 1988 में। ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। यानी वन नीतियां दोस्तों इसलिए लाई जाती है कि किस तरीके से हम अपने वनों को संरक्षण कर सके, कैसे उनका बढ़ावा कर सके, क्या क्या कदम हमें उठाना है, कितना वन होना चाहिए, किस राज्य में कितना वन है, कौन से जिले में कितना वन है, किसमें कम है, किसमें ज्यादा, ये सारी चीजें वन नीति के हिसाब से मतलब डिसाइड किया जाता है। उसके हिसाब से जहाँ कम ज्यादा हो हम इन वन नीति को लक्ष्य मान के उनको बढ़ाते हैं, जहाँ पे वनों की स्थिति कम हो या वन आवरण कम हो। अब दोस्तों एक चीज होती है वन आवरण। वन आवरण क्या होता है? वन आवरण दोस्तों वो होता है जैसे कि जो वन है और वनों के जो से ढका भूभाग, यानी कि ऊपर से जब वन से पूरा जो ढका एरिया है वो कितना ज्यादा क्षेत्रफल है उसको हम बोलते हैं वन आवरण। यानी कि पेड़ों से, बस पेड़ एक लग गया तो उसको नहीं, यानी पेड़ों की पत्तियों से ढका एरिया जब ऊपर से देखे तो कितनी एरिया तक हरियाली है तो उसको बोलते हैं वन आवरण। ठीक है दोस्तों। तो इसमें वर्ष 1988 में जो आपका आया था वन आवरण नीति के सेकंड, दूसरी वन आवरण नीति यानी वन नीति 1988 आएगा। तो इसके तहत ये बताया गया था कि किसी भी देश का जितना भी क्षेत्रफल हो, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी भी देश का 100% क्षेत्रफल है तो उस क्षेत्रफल के 33.33% यानी कि 33.33%, 33.33% उस देश के पास क्या होना चाहिए? वन आवरण होना चाहिए। वन आवरण, वन आवरण क्या होना चाहिए दोस्तों? वन आवरण। यानी कि किसी भी देश के पास जितना भी क्षेत्रफल है उसका 33.33% क्या होना चाहिए? वन से ढका हुआ एरिया होना चाहिए। लेकिन आप सभी को पता है कि इस आधुनिकता के समय में विकास जो इतनी तेजी से हो रहा है इसके तहत लोग क्या कर रहे हैं? जंगलों को, जो भी पेड़ पौधे हैं उनको काट के अपने विकास को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? हमारे वनों का एरिया जो है कम होता जा रहा है, जिससे आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतें हमें देखने को मिल सकती है। इसीलिए आज की सरकारें अनेक तरह की नीतियां ला रही हैं जिससे किसी भी तरह वनों को बढ़ाया जा सके। वन नीति में दोस्तों यही है कि आपको ये याद रखना जरूरी है कि पहला वन नीति 1952, दूसरा 1988, और 1988 के अनुसार 33.33% किसी भी देश की क्षेत्रफल 33.33 क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? वनों से ढका होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा वन आवरण वाला जिला कौन सा है? तो इस बात को नोट जरूर कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा वन आवरण वाला जिला कौन सा है? भदोही। कौन सा है दोस्तों? भदोही है सबसे ज्यादा वन आवरण वाला जिला, भदोही। नोट नहीं कर रहा हूं। और सबसे कम, सॉरी दोस्तों, सबसे ज्यादा वन आवरण वाला जिला सोनभद्र है। कौन सा है दोस्तों? सोनभद्र। सबसे ज्यादा वन आवरण यानी सबसे ज्यादा वनों से ढका हुआ एरिया कौन सा है? सोनभद्र।
और सबसे कम वनों से ढका हुआ एरिया कौन सा है? तो भदोही है। कौन सा है दोस्तों? भदोही। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें याद हुई होगी, और अगर जरूरत होगी तो हम एक जो भारतीय वन संरक्षण 2019 का हुआ था, उसके तहत जितना भी डेटा होगा कि किस राज्य में कितना है, और ज्यादातर हम उत्तर प्रदेश को फोकस करके ही बनाएंगे कि हाँ उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2-3 जिले लगातार, ये सारी चीजें क्रम से आपको एक अलग क्लास में बताई जाएगी। क्योंकि अभी हमारा मेन लक्ष्य क्या है? पक्षी विहार, वन जीव विहार और प्राणी उद्यान, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे ज्यादा क्वेश्चन फंसने की संभावना है। तो हम पहले हमारा फोकस हिंदी पे, इसीलिए हम आज इसको वन के से रिपोर्ट्स भी हो गई, नीतियां हो गई माफ कीजिएगा, वो सारी हम एक अलग क्लास में या एक अलग सेशन में करेंगे। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं, हमको क्या पढ़ना है हाँ, एक चीज और आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम वनों को से हमें क्या फायदा होने वाला है, तो वनों से दोस्तों बहुत सारी चीजें हम उपयोग में लेते हैं। तो कुछ चीजें आप जरूर लिख लीजिए जिनसे हमारा क्या आता है, क्वेश्चन डायरेक्ट फंसता है क्वेश्चन। इसके तहत दोस्तों आप लिख लीजिए कि वनों से हमें क्या लाभ है, वनों से क्या लाभ है। तो दोस्तों कुछ ऐसे वन होते हैं, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनके यूज हम अपने औद्योगिक यूज के लिए करते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी यूज में लेते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं इन वनों को बढ़ाने से, इसलिए, और इसके साथ साथ जो वनों से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। तो इस तरह से वन हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है? उपयोगी है। इसके तहत कुछ चीजें आपको मैं पॉइंट नोट डाउन करा रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिए, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप लिख लीजिए कि एक चीड़ का पेड़ होता है, चीड़ के पेड़, उसकी जो राल होती है उसका यूज हम किस लिए करते हैं? तो तारपीन बनाने में। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि तारपीन का तेल किस पेड़ से निकाला जाता है, तो आप इसको लिख लीजिए कि चीड़ की राल से, चीड़ के पेड़ की राल से तारपीन का तेल बनाया जाता है। और क्वेश्चन लिख लीजिए कि रबड़ का जो पेड़ होता है, रबड़ के पेड़ के रस से रबड़ बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? रबड़ के पेड़ के रस से रबड़ बनाया जाता है। तीसरा पॉइंट, एक तंदू का वृक्ष होता है, तंदू के वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं उनका यूज हम बीड़ी बनाने में करते हैं। तंदू तो तपेंत मात्र दू, तंदू के वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं उनका यूज हम बीड़ियों को बनाने में करते हैं। बीड़ी जो पीते हैं, सिगरेट वाला बीड़ी, उसका यूज हम किस में करते हैं? अरे उसका यूज किस में नहीं, उसको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो तंदू के वृक्ष का यूज करते हैं। इसके अलावा एक पेड़ होता है बबूल, कांटेदार। बबूल की जो छाल होती है उससे हम कलर निकाल के, बबूल के जो छाल होती है उससे हम कलर निकालते हैं और उससे हम चमड़ों की रंगाई करते हैं। यानी बबूल की छाल से हम रंग निकालकर चमड़ों की रंगाई करते हैं। इसके अलावा एक खैर वृक्ष होता है, खैर वृक्ष के रस से हम क्या निकालते हैं? कत्था समझ रहे होंगे ना आप? तो भाई कत्था कहाँ से निकाला जाता है? खैर वृक्ष के छालों से। इसके अलावा एक ताड़ का पेड़ होता है, खजूर का पेड़ होता है, जिनका यूज हम किस लिए करते हैं? ताड़ी के लिए, मतलब उसमें से ताड़ी निकाला जाता है। ठीक है, एक तरह का पेय पदार्थ होता है ताड़ी, ठीक है, पीते हैं लोग उसको। तो ताड़ और खजूर से हम क्या निकालते हैं? ताड़ी निकालते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक साखू और महुआ होता है पेड़, साखू और महुआ का पेड़ होता है। इनके पत्तों से क्या बनाया जाता है? पत्तल दोना बनाया जाता है। पत्तल दोना वही जो आज के समय में जिसका धीरे धीरे चलन समाप्त हो रहा है, क्योंकि आधुनिकता में हम अंधे हो चुके हैं और हम आज के समय में प्लेट, जो हम खाने के लिए प्लेट यूज कर रहे हैं वो फाइबर के प्लेट यूज कर रहे हैं, फोम के प्लेट यूज कर रहे हैं, जो पहले के समय में कभी हम हमारे जो पूर्वज क्या कह सकते हैं, कुछ साल पहले ही अभी तक जो है हम पत्तों में के जो दोना या पत्तल बने रहते थे उसमें हम भोजन करते थे। शादी विवाह हुआ या फिर कोई भी फंक्शन वगैरह होता था तो हम उसमें यूज करते थे। तो वो पत्तल दोने किससे बनते हैं? तो वो पत्तल दोने इन्हीं साखू और महुए के पत्तों से ही बनते हैं। तो इन सारी चीज, इसके अलावा भी बहुत सारी यूज लकड़ी होते हैं, जैसे कि रेलवे भी बहुत सारा, मतलब वन जो होते हैं, पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे से, पौधे नहीं पेड़ों से वो क्या करती हैं, जो उनकी स्लीपर, रेलवे लाइन के बीच में स्लीपर मतलब लगती है, तो वो पेड़ों का यूज करके बनाया जाता था। हालांकि अब उसको हटाया जा रहा है, अब वहां पे सीमेंटेड स्लीपरों का यूज किया जा रहा है।
क्योंकि उसके कुछ ड्रॉबैक थे, कुछ दिनों में सड़ने लगती थी, पानी वगैरह हमेशा पड़ता था। इसके अलावा भी रेलवे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लकड़ियों का यूज करता है। तो ये तो हो गया हमें वनों से लाभ। वनों से लाभ के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बिंदु हम आपको लिखवाना चाह रहे हैं, तो उसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में वन विकास योजनाएं क्या क्या आई थी। तो वन विकास योजनाओं में दोस्तों सबसे पहले आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए कि सबसे पहले 1979 में 1979 में यूपी का पहला सामाजिक विकास कार्यक्रम आया था। सामाजिक वन कार्यक्रम, वानिकी कार्यक्रम। यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1979 में आया था। इसके अलावा 1988 में 1988 में 1988 में कानपुर में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। कानपुर में कहां पे? वन प्रशिक्षण संस्थान। वन प्रशिक्षण संस्थान कहां पे? इसको तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश का वन प्रशिक्षण संस्थान कहां पे है, तो कहां है? कानपुर में। तो वन प्रशिक्षण संस्थान 1988 में कहां पे स्थापना किया गया? तो कानपुर में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कानपुर में किया गया। इसके अलावा एक ऑपरेशन ग्रीन योजना चलाया गया। जो ऑपरेशन ग्रीन योजना था 1 जुलाई ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर से नोट डाउन कीजिएगा बढ़िया से। 1 जुलाई 2001 को ऑपरेशन ग्रीन योजना चलाया गया था। ऑपरेशन ग्रीन योजना। ये कलर तो आप लोग के लिए विजिबल होगा ना? 1 मिनट टाइम दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बिंदु थे जिनको हमें लगा कि लिखवा दें। और एक चीज और नोट कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन कौन सा बना? तो सोनभद्र जिला है, वहां पे एक गांव है बेलहत्ती गांव है, वो उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन उसको घोषित किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट बिंदु थे, तो इन सारे बिंदुओं को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे वन्य जीव विहार, यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी वन्य जीव विहार है। तो दोस्तों फटाफट लिखते रहिए क्योंकि इसमें तो पॉइंट है लिखने के लिए। सबसे पहला हम लिखते हैं चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। पूरा नहीं लिख रहा हूं दोस्तों, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो कहां पे है? चंदौली में। कहां पे है दोस्तों? चंदौली एक डिस्ट्रिक्ट है जो आपको मैप पे अच्छी तरीके से कराया गया होगा। जो मैप यहाँ बनाया था मैं, तो यहाँ गाजीपुर था, गाजीपुर के बाद चंदौली के बाद सोनभद्र के बाद मिर्जापुर के बाद प्रयागराज के बाद चित्रकूट के बाद बांदा के बाद महोबा के बाद झांसी के बाद नीचे यहाँ पे था ललितपुर के ऊपर जालौन के ऊपर इटावा के ऊपर आगरा के ऊपर मथुरा के ऊपर अलीगढ़ के ऊपर गौतम बुद्ध नगर के ऊपर गाजियाबाद के ऊपर बागपत के ऊपर शामली के ऊपर सहारनपुर ऊपर हो गया, फिर मुजफ्फरनगर। इस तरह से आपको पूरा मैप कराया गया था और उस मैप को पहले याद कर लीजिए क्योंकि उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला हो गया चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, वो कहाँ पे है? चंदौली में। दूसरा है आपका महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। पूरा लिख लीजिएगा, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। ये कहाँ पे? ललितपुर में। कहाँ पे दोस्तों? ललितपुर कहाँ पे पड़ा था? जो नीचे एक छोटा सा नीचे था एक एरिया जो कि सामान्य उत्तर प्रदेश का जो बाउंड्री उससे थोड़ा सा नीचे था। जैसे सोनभद्र नीचे था थोड़ा सा, उसी तरह से ललितपुर एक एरिया था जो वहां पे कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। के बाद आपको कौन सा पढ़ना है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार के बाद किशनगंज। ये बहुत एग्जाम में पूछता है, किशनगंज वन्यजीव विहार। तो ये कहां पे दोस्तों? लखीमपुर खीरी
लखीमपुर खीरी, किशनगंज वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी, किशनगंज हो गया लखीमपुर खीरी। इसके अलावा आपका है कतरनिया घाट, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, जो कहाँ पे आपका पड़ता है, बहराइच में। बहराइच आपको याद होगा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ऊपर पड़ता है बहराइच। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच में। एक है कैमूर वन्य जीव विहार, कैमूर वन्य जीव विहार कहाँ पड़ता है दोस्तों, मिर्जापुर में। कैमूर बिहार में एक जगह भी है मिर्जापुर, जहां तक हमें पता है कि कैमूर एक जिला है वहां का, कैमूर बिहार का एक जिला है, अगर मैं सही हूं तो, क्योंकि भभुआ उसके अंदर ही आता है, कैमूर जिला के अंदर ही। मिर्जापुर हो गया। कैमूर के बाद दोस्तों एक रानीपुर है, रानीपुर वन्य जीव विहार, पूरा लिखते रहिएगा, वन्य जीव विहार, रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट, कैमूर, मिर्जापुर, रानीपुर, चित्रकूट। रानीपुर चित्रकूट, रानीपुर हो गया चित्रकूट। उसके बाद दोस्तों आपका बच गया सोहागी बरवा। अभी इसको मैं थोड़ा याद भी कराऊंगा, सोहागी बरवा कहाँ पे है, सोहागी बरवा, सोहागी बरवा है आपका महाराजगंज, महाराजगंज याद ही होगा कहाँ पे होगा, महाराजगंज कहाँ पे है, गोरखपुर, गोरखपुर के ऊपर कुशीनगर, कुशीनगर के ऊपर महाराजगंज, ऊपर में महाराजगंज, महाराजगंज के बाद सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के बाद बलरामपुर, बलरामपुर के बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद बहराइच, बहराइच के बाद लखीमपुर खीरी, खीरी के बाद पीलीभीत। ठीक है, तो इस तरह से मैं आप देखते रहिए। सुहागी बरवा हो गया, सुहागी बरवा के बाद आपका बच गया कौन सा, सुहेलवा, सुहेलवा सुहेलवा वन्य जीव विहार, सुहेलवा वन्य जीव विहार। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है सुहेलवा वाला, श्रावस्ती में, कहाँ पड़ता है, श्रावस्ती सुहेलवा। और हस्तिनापुर छूट गया, हस्तिनापुर यहाँ लिख देता हूँ, चलिए यहीं लिख देते हैं, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, हस्तिनापुर दोस्तों आप नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, हापुड़ और अमरोहा, यानी कि ये बहुत बड़ा है। अभी मैं बताऊंगा इसमें कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। हस्तिनापुर हो गया, 9 हो गया, एक कौन सा छूट रहा है, पीलीभीत, पीलीभीत, पीलीभीत वन्य जीव विहार कहाँ पे, पीलीभीत में है। ठीक है, कहाँ पे ये, पीलीभीत में है, नाम से ही पता चल जाएगा कि कहाँ है, पीलीभीत। ठीक है, और हस्तिनापुर वाला लिख लीजिएगा, मेरठ हो गया, हापुड़ हो गया, अमरोहा हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया। ठीक है, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, मुजफ्फरनगर और बिजनौर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके वन्य जीव विहार। आइए एक बार हम इसको फटाफट जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ पे है, चंदौली, चंद्रप्रभा चंदौली, चंद्रप्रभा चंदौली। महावीर स्वामी ललितपुर, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ पे, ललितपुर में। किशनगंज वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी, किशनगंज लखीमपुर खीरी। कतरनिया घाट बहराइच, कतरनिया घाट बहराइच। कैमूर वन्य जीव विहार मिर्जापुर, कैमूर मिर्जापुर। रानीगंज, रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट, रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट। सोहागी बरवा महाराजगंज, सोहागी बरवा महाराजगंज। सुहेलवा, सुहेलवा कहाँ पे, तो श्रावस्ती, सुहेलवा कहाँ पे, श्रावस्ती में, श्रावस्ती। और एक जगह और ये पड़ता है, बलरामपुर में भी पड़ता है कुछ इसका एरिया, तो श्रावस्ती और बलरामपुर दोनों लिख लीजिए दोस्तों। ये
ठीक है। और हस्तिनापुर कहाँ पे हो गया? बिजनौर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, ठीक है। और पीलीभीत, पीलीभीत, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करें? देखिए पहले इसमें ये भी नोट कर लीजिए कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? हस्तिनापुर सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी। सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी, जो कहाँ पड़ता है? ललितपुर में। तो अब इसको याद कैसे करते हैं? देख लीजिए एक बार। चंद्रप्रभा तो चंदौली, च से चंद्र, चंदौली, चंद, चंद्रौली, देखिए चंद, चंदौली। महावीर स्वामी तो ललितपुर, महावीर स्वामी ललितपुर। किशनगंज, लखीमपुर खीरी, किशनगंज, लखीमपुर खीरी। कतरनिया घाट, बहराइच, कतरनिया घाट, बहराइच। कैमूर, चित्रकूट, रानीपुर, कैमूर, मिर्जापुर, कैमूर, मिर्जापुर, रानीपुर, चित्रकूट। अब आपको जैसा ही पता है कि माता सीता यहाँ पे चित्रकूट में कुछ दिनों तक रही थी वनवास के दौरान, तो माता सीता एक रानी थी, तो इस तरह से याद कर लीजिएगा रानीपुर, चित्रकूट। सोहागी बरवा, महाराजगंज। अब जैसे क्या है सोहाग, मतलब सुहाग किसको कहते हैं? औरतों का सुहाग। तो औरतों का सुहाग की रक्षा कौन करता है? महाराज। जो वहाँ का राजा होगा उसका धर्म है कि सभी नागरिकों को देखे। एक तरह से आपको बस याद करना है, ठीक है। तो सुहागी बरवा महाराज, ठीक है। सुहेलवा तो श्रावस्ती, सुहेलवा श्रावस्ती, ठीक है। हस्तिनापुर कहाँ है? तो बिजनौर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा। मैप से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा सब सब अगल बगल सटे हुए राज्य जिले हैं। पीलीभीत, पीलीभीत। तो इस तरह से आपके वन्य जीव विहार का ये टॉपिक समाप्त हुआ। यानी ये सारे क्या है? वन्य जीव विहार है। क्या है ये? वन्य जीव विहार है। ये सब क्या है? वन्य जीव विहार। दोस्तों ये वाला चीज आपको दिख नहीं रहा है उसमें वीडियो में, मैं देखा हूँ अभी वीडियो, तो उसको आप नोट कर लीजिए। सुहेलवा कहाँ पे? श्रावस्ती, बलरामपुर। सुहेलवा, श्रावस्ती, बलरामपुर। हस्तिनापुर कहाँ पे? बिजनौर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, मुजफ्फरनगर। पीलीभीत कहाँ पे है? तो पीलीभीत में। तो इस चीज को जरूर से नोट कर लीजिए क्योंकि आपको वहां पे दिख नहीं रहा है, मैं देखा हूँ। चूंकि सारा कुछ हम खुद ही इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके सामने प्रेजेंट भी कर रहे हैं, तो दोनों चीजें देखना पड़ता है कि सब चीज आ रही है कि नहीं, क्योंकि टेक्निकल दिक्कत भी हो जाती है। कभी कभी वीडियो बनता रहता है और टेक्निकल पता चलता है कि बाद में वीडियो में आवाज़ नहीं आ रहा है, कभी वीडियो शूट नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन फिर भी कोई नहीं, हम मेरा इंटरेस्ट है और बस कोशिश जारी है। और आप लोगों का सहयोग रहा तो ज़रूर कुछ आने वाले समय में ये प्लेटफॉर्म भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा, जो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए दोस्तों आप सभी से हमेशा निवेदन रहता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि जो भी कंटेंट दिया जा रहा है वो सच में बेहतरीन है, आप कहीं किसी बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन फंस रहा है, तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि या सोच लीजिए कि आपसे बस इतना ही मांगा जा रहा है कि लोगों में शेयर कीजिए अपने दोस्तों मित्रों को, ताकि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो, ठीक है। तो चलिए, खैर वो आपके ऊपर है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? वन्य जीव विहार के बाद हम पढ़ने वाले हैं पक्षी विहार। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? पक्षी विहार। तो क्या किया जाए? मिटा दिया जाए? मिटाया जाए या इधर लिखा जाए? चलिए इधर ही लिखते हैं, हालांकि इधर से मैं कट रहा हूँ। आइए इधर ही लिखते हैं, ठीक है। मैं बस नाम लिख रहा हूँ, आप जगह लिखिए, या मिटा ही दिया जाए? चलिए मिटा ही देते हैं, ठीक है। चंद्रप्रभा, चंदौली, महाराजगंज। चलिए इसको मिटा देते हैं, छोड़िए जगह की कमी है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? पक्षी विहार। पक्षी विहार यानी उत्तर प्रदेश के जो भी पक्षी विहार हैं उसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला उत्तर प्रदेश का खुलने वाला पक्षी विहार था जिसका नाम था चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। लेकिन दोस्तों कभी कभी इसका नाम ये ना देके देता है नवाबगंज पक्षी विहार।
ठीक है, तो नवाबगंज भी नाम याद रखिए। चंद्रशेखर पक्षी विहार कहाँ पे है? उन्नाव में। कहाँ पे है दोस्तों? उन्नाव। ठीक है, चंद्रशेखर पक्षी विहार पहला है, ये प्रथम है। ठीक है, प्रथम है ये, प्रथम पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, या फिर उसको हम किस और नाम से जानते हैं? नवाबगंज पक्षी विहार। उसके बाद जो सबसे बड़ा है वो है आपका सबसे बड़ा लाख बहोसी, लाख बहोसी पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार जो कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? कन्नौज में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कन्नौज। लाख बहोसी कहाँ पड़ता है? कन्नौज में। ठीक है, लाख बहोसी हो गया कन्नौज में। लाख बहोसी के बाद आपका पटना पक्षी विहार। आप सोच रहे होंगे पटना तो बिहार में है, लेकिन ये पटना, पटना भी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का है, जो कहाँ पे पड़ता है? एटा जिला में, एटा में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? एटा में। पटना पक्षी विहार एटा में। पटना के बाद आप लिख लीजिए समसपुर, रायबरेली वाला समसपुर समसपुर, समसपुर पक्षी विहार कहाँ पे आपका? रायबरेली। कहाँ पे दोस्तों? रायबरेली में। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, ये हो गया चौथा। पांचवा लिख लीजिए, समसपुर हो गया, चंद्रशेखर आजाद, लाख बहोसी, पटना, समसपुर पक्षी विहार। इसके बाद बखीरा पक्षी विहार, बहुत फेमस पक्षी विहार बखीरा, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। कहाँ पे दोस्तों? संत कबीर नगर। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, बखीरा हो गया। उसके बाद आप नोट कीजिए ओखला पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार आपका कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर, GBN, गौतम बुद्धा नगर, ओखला पक्षी विहार। अब उसके बाद सूर सरोवर, सूर सरोवर आगरा वाला, और सुरहाता, बागी बलिया जिंदाबाद। सुरहाताल कहाँ पे है? बागी बलिया में, और सूर सरोवर आगरा। सुरहाता बागी बलिया, यानी कि क्या नाम है उसका? बलिया, लेकिन किस नाम से जाना जाता है? बागी बलिया नाम से। ठीक है, सुरहाताल के बाद आपका होगा शेखा पक्षी विहार, शेखा पक्षी विहार, शेखा पक्षी विहार जो भारत का एकमात्र, अरे उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय नेशनल पार्क है शेखा पक्षी विहार। शेखा पक्षी विहार आपका पड़ता है अलीनगर, अलीगढ़, सॉरी अलीनगर नहीं, अलीनगर तो, अलीनगर किसका नाम है? कोलकाता का पुराना नाम क्या रखा गया था? अलीनगर रखा गया था। ठीक है, जिसको शायद अलीनगर नाम रखा गया था सिराजुद्दौला द्वारा। शेखा पक्षी विहार जो है अलीगढ़ में। ठीक है, और 10वां हो गया शेखा के बाद आपका विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर, विजय सागर पक्षी विहार महोबा, विजय सागर पक्षी विहार महोबा। इसके बाद समान पक्षी विहार मैनपुरी, समान पक्षी विहार मैनपुरी, समान पक्षी विहार मैनपुरी दिख रहा है आप लोगों को नीचे। समान पक्षी विहार कहाँ पे है? मैनपुरी महोबा। ठीक है, समान पक्षी विहार 2 बचा है दोस्तों, आप इसको लिख ही लीजिए। समान पक्षी विहार, चलिए समान को छोड़िए, इसको लिख लीजिए सांडी पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार हरदोई, इसको तो याद करना आसान है। ठीक है, और एक और छूट रहा है समान पक्षी विहार, चलो इसको यहाँ लिख ही देते हैं, समान पक्षी विहार, नोट करते रहिए आप लोग साथ साथ में। समान पक्षी विहार, समान मैनपुरी, हो सकता है नीचे का नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। चलिए इधर से ढक लेते हैं डायरेक्ट इसे। देखिए सबसे पहले मान लीजिए ऊपर का ही पढ़ लेते हैं।
सांडी पक्षी विहार। अब देखो सांडी से साड़ी याद करो, ठीक है, साड़ी कैसा होता है, हरा हरा कलर का होता भी है ना, तो साड़ी पक्षी विहार हरदोई, हरा हरा हरदोई। चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, जिसको नवाबगंज नाम से भी जानते हैं, चंद्रशेखर पक्षी आजाद नवाबगंज, वो कहाँ पड़ता है, उन्नाव, ठीक है, उन्नाव, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार उन्नाव में। लाख बहोसी, लाख बहोसी आपका कहाँ पड़ता है, कन्नौज, लाख बहोसी कन्नौज, ठीक है। पटना पक्षी विहार एटा, पटना पक्षी विहार एटा। समसपुर, समसपुर पक्षी विहार कहाँ पे है, रायबरेली, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे दोस्तों, संत कबीर नगर, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। ओखला पक्षी विहार कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पे आपका पड़ता है, आगरा में, सूर सरोवर आगरा में पड़ता है। सुराहा ताल पक्षी विहार कहाँ पे पड़ता है, सुराहा ताल, सुराहा ताल होता है आपका बलिया में, सुराहा ताल बलिया में। शेखा पक्षी विहार, शेखा पक्षी विहार अलीगढ़, एकमात्र क्या है, राष्ट्रीय पक्षी विहार है, ठीक है, राष्ट्रीय, नेशनल लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय, ठीक है। और ये लाख बहोसी चंद्रशेखर आजाद हो गया पहला, लाख बहोसी बड़ा, सबसे बड़ा, और महावीर स्वामी कहाँ गया, लाख बहोसी हो गया, अच्छा सॉरी पटना छोटा, महावीर स्वामी तो वन्य जीव विहार था, ठीक है। और विजय सागर कहाँ पे है, तो विजय सागर आपका महोबा, विजय सागर महोबा। और समान पक्षी विहार मैनपुरी। तो इस तरह से आपका पक्षी विहार के भी टॉपिक समाप्त हुए, पक्षी विहार के भी टॉपिक समाप्त हुए। अब पक्षी विहार के बाद हमारा अगला टॉपिक है, पक्षी विहार के बाद हमारा प्राणी उद्यान, प्राणी उद्यान जिसको हम किस नाम से जानते हैं, चिड़ियाघर नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आइए उसको भी नोट कर लीजिए, इधर ही लिख देते हैं, चिड़ियाघर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राणी उद्यान। ठीक, चिड़ियाघर या प्राणी उद्यान कहाँ पे है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में टोटल 3 जगह पे प्राणी उद्यान है या चिड़ियाघर है। एक तो है योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर में, दूसरा है आपका हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, तीसरा है आपका कानपुर, ठीक है, कानपुर चमड़ों के लिए काफी फेमस है। तो इन 3 जगहों पे है। पहला जो है आपका गोरखपुर में प्राणी उद्यान, उसका नाम है किसके नाम पे, उनका नाम अशफाक उल्लाह, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। तो पहला कहाँ पे, शहीद अशफाक उल्लाह खां, शहीद अशफाक उल्लाह खां, कहाँ पे है ये, गोरखपुर, ठीक है दोस्तों। दूसरा हो गया आपका लखनऊ वाला, तो शहीद अशफाक उल्लाह खां ये हो गया, लखनऊ वाला हो गया। लखनऊ किसका शहर है, नवाबों का शहर है, तो नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली, नवाब वाजिद अली, नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है, नवाब वाजिद अली प्राणी उद्यान चिड़ियाघर, ठीक है, प्राणी उद्यान कहाँ पे है, लखनऊ। और तीसरा है कानपुर, वो तो नाम से ही है तो आपको पता ही चल जाएगा, कानपुर प्राणी उद्यान, ठीक है, कानपुर। इसको एक और नाम से जानते हैं कानपुर प्राणी उद्यान को, तो उस नाम को भी याद रखिएगा, हो सकता है कानपुर ना पूछ के इसको पूछ दे, हालांकि पहले इसका लिख लीजिए, कानपुर जूलॉजिकल गार्डन इसको कहते हैं, जूलॉजिकल, अंग्रेजी नाम है केवल, कोई दिक्कत नहीं है, जूलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल, ठीक है। तो इसको हम इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसका कानपुर प्राणी उद्यान को, उसका नाम है आपका क्या नाम है उसका, एलन फॉरेस्ट जू, एलन फॉरेस्ट जू, ठीक है। कहाँ पे है दोनों, ये एक ही है, तो मतलब कहाँ पे, कानपुर में, ठीक है। तो इस तरह से आपके वन्य जीव विहार, पक्षी विहार, प्राणी उद्यान के टॉपिक समाप्त हुए। और आशा करता हूँ जो भी इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, बशर्ते आप इन सारे टॉपिक्स को याद कीजिए, बेहतरीन तरीके से रिवाइज कीजिए, और जिस दिन एग्जाम हो जाएगा मैं इनके कट करके आपको जरूर दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे हैं या नहीं फंसे हैं। जितनी भी चीज़ें आपको लिखाई जा रही है, मैं खुद भी इन चीज़ों को जब पढ़ रहा था यूपीजी के, तो उनको नोट किया हूँ अपनी कॉपी में, और कभी भी कुछ फंसता है तो मैं कॉपी में देखते हैं कि मैं कॉपी में भी देख के आपको लिख देता हूँ, क्योंकि ये कोई देख लेना ठीक बात है, गलत पढ़ाने से बेहतर है, ठीक है। तो बस यही बात है, जहाँ हमको कभी कभी, अभी पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है कभी कभी मतलब
हड़बड़ाहट हो जाती है, तो इसलिए मैं कभी कभी कोई चीज़ें देख लेता हूँ। तो सबसे पहले इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, चिड़ियाघर या प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश में कितने टोटल 3 प्राणी उद्यान है, या चिड़ियाघर कितने 3 है। पहला कौन सा है, पहला है आपका गोरखपुर में, कौन सा है गोरखपुर में, कौन सा बताइए, अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, गोरखपुर में कौन सा है, अशफाक उल्लाह खां। गोरखपुर के बाद दूसरा कानपुर, कानपुर जूलॉजिकल गार्डन, दूसरा कौन सा, कानपुर जूलॉजिकल गार्डन। कानपुर जूलॉजिकल गार्डन कहाँ पे है, कहाँ पे, कानपुर में ही, क्योंकि कानपुर नाम में जुड़ा है। और कानपुर जूलॉजिकल गार्डन को एक और नाम से जाना जाता है, एलेन फॉरेस्ट। इसके बाद आपका लखनऊ में, लखनऊ किसका शहर है, नवाबों का शहर है, नवाब वाजिद अली प्राणी उद्यान कहाँ पे है, लखनऊ में। यानी 3 प्राणी उद्यान आपका हो गए। चिड़ियाघर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। इसके साथ साथ एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। पक्षी विहार, पक्षी विहार सबसे पहला चंद्रशेखर आजाद, या जिसको नवाबगंज पक्षी विहार कहते हैं, उन्नाव में जो है वो भारत उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार है। भारत का नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला। उसके बाद दूसरा लाख बहुसी पक्षी विहार, जो कन्नौज में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, लाख बहुसी पक्षी विहार। उसके बाद तीसरा है पटना पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार, जो पड़ता है एटा झील, एटा में। उसके बाद आपका है समसपुर पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार पड़ता है रायबरेली में। समसपुर पक्षी विहार कहाँ पे दोस्तों, रायबरेली। कहाँ पे बताइए, रायबरेली। कहाँ पे, रायबरेली। बखीरा पक्षी विहार, बखीरा कहाँ पे दोस्तों, संत कबीर नगर, बखीरा संत कबीर नगर, बखीरा कबीरा, बखीरा कबीरा, बखीरा कबीरा, ऐसे याद कर लीजिए। बखीरा। ओखला गौतम बुद्ध नगर, जैसे भी आप जानते होंगे कि ओखला नोएडा से रिलेटेड है, तो ओखला गौतम बुद्ध नगर, ओखला गौतम बुद्ध नगर। सूर सरोवर, सूर सरोवर कहाँ पे, आगरा, सूर सरोवर कहाँ पे, आगरा। सुराहताल, सुराहताल बलिया, सुराहताल बलिया, सुराहताल बागी बलिया। शेखा, जो भारत उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है, ये एक राष्ट्रीय है, तो ये कहाँ पे है, अलीगढ़ में, शेखा अलीगढ़। विजय सागर महोबा, विजय सागर महोबा, विजय सागर महोबा। समान पक्षी विहार मैनपुरी, समान पक्षी विहार मैनपुरी। और सांडी पक्षी विहार हरदोई, क्योंकि साड़ी कैसा होता है, हरा, हरदोई, सांडी पक्षी विहार हरदोई। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को जो भी टॉपिक आज दिया गया है, आपको पढ़ाया गया है, वो सारी चीजों को आप बेहतरीन तरीके से नोट डाउन करेंगे, और आने वाले एग्जाम में अपने मार्क्स सुनिश्चित करने के लिए इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे। और इसके साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी लोग नए आए हैं, वो कृपया चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, और अपने सभी मित्र भाइयों दोस्तों जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी में शेयर कीजिए, ताकि हमारा चैनल आपके ही योगदान या सहयोग से आगे बढ़े, और जल्द ही हम 1000 सब्सक्राइबर के लक्ष्य को प्राप्त कर लें। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आपको हमारे क्लास में जो भी चीज़ें बताई जा रही है, अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको इन सारी क्लासेस की PDF प्रोवाइड की जाएगी। जो हमारा खुद का हैंड रिटेन नोट्स होगा, उसको मैं आपको उस टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करूँगा। तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए, और PDF आपको वहां पे सब कुछ अवेलेबल होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, और मिलते हैं एक नए वीडियो में अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। और तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।